सिलेक्शन और आप उसकी काफ़ी सारी स्टोरीज सुनते होंगे, उसमें से एक स्टोरी आज मैं आपके साथ लेकर आया हूँ। पहले मिलते हैं ट्यूशोनी से। हाउ आर यू ट्यूशोनी? सर आई एम फाइन। जीएसटी इंस्पेक्टर मिला है। जो पहली फीलिंग थी वो क्या थी? फर्स्ट फीलिंग तो मैं आई कांट एक्सप्रेस दिस इन वर्ड्स। मतलब तुम्हारा प्रोफेशनल बैकग्राउंड क्या है? तो 2.5 साल की एज में मेरी मम्मी ने पापा ने मुझे स्कूल में एडमिशन करा दिया था। ही इज नो मोर राइट नाउ। तो डिस्ट्रैक्शन जो सिलेक्टेड होता है वो भी डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। पर उस टाइम कौन सी पोस्ट दिमाग में रहती थी कि यार अगर ये बन गया तो लाइफ सेट है? इनकम टैक्स इंस्पेक्टर थी। अभी रीजनिंग का क्या कह रही रीजनिंग में मेरा प्री में 50 आउट ऑफ 50 है और मेंस में 90 आउट ऑफ 90 है। सिलेक्शन और आप उसकी काफी सारी स्टोरीज सुनते होंगे, मतलब जो भी सक्सेस स्टोरीज रहती है इनके पीछे, उसमें से एक स्टोरी आज मैं आपके साथ लेकर आया हूँ। दोस्तों, ये जो लड़का है मूलचंद सोनी जी का बेटा है और सुनीता जी का बेटा है। अब इसका नाम उल्टा हो जाएगा कि पीयूष सोनी जी के माता पिता है। लड़का हमारे साथ जो है वो जीएसटी इंस्पेक्टर बना है, नाम इसका पीयूष सोनी है और इसने अपने माता पिता को प्राउड फील कराया है। साथ साथ जब मैं इससे बात कर चुका हूँ तो मुझे भी काफी ज्यादा प्राउड फील हुआ है कि किस बैकग्राउंड से उठ कर आया है, क्या कठिनाइयां इसके साथ रही है, वो जानेंगे इस पॉडकास्ट में। पहले मिलते हैं पीयूष सोनी से। हाउ आर यू पीयूष सोनी? सर आई एम फाइन। तो अभी कैसा लग रहा है, जो अभी जो टाइम चला है ना, जब से आपका लिस्ट उस पीडीएफ लिस्ट में नाम आया है, लिस्ट 1 लिस्ट 2 लिस्ट 3 जो निकली है, उसमें जब आपने देखा कि यार मुझे जीएसटी इंस्पेक्टर मिला है, तो जो पहली फीलिंग थी वो क्या थी? सर फर्स्ट फीलिंग तो मैं आई कांट एक्सप्रेस दिस इन वर्ड्स, बट मैंने फर्स्ट टाइम पापा और मम्मी को इस तरह खुश देखा कि आई कांट एक्सप्रेस। सर वही खुशी थी मेरे लिए। अभी इससे पहले की थोड़ी स्टोरी जान लेते हैं। मतलब तुम्हारा प्रोफेशनल बैकग्राउंड क्या है? जैसे प्रोफेशनल इन द सेंस कि तुम्हारी ग्रेजुएशन कैसे हुई, स्कूलिंग कैसे हुई, जिससे कि वो बच्चे को आइडिया लग सके कि किस बैकग्राउंड से आए हैं। ओके सर, मैं 2.5 साल की एज में मेरी मम्मी ने पापा ने मुझे स्कूल में एडमिशन करा दिया था। मतलब मेरी लोकेलिटी में था, बट मेरे एक चाचा महाराज थे, ही इज़ नो मोर राइट नाउ। उन्होंने मेरे पापा से कहा कि मुझे अच्छे स्कूल में एडमिशन कराए। दैट इज़ मेरे राट में ही है हिंद गंगेस पब्लिक स्कूल। वहाँ मुझे लेके गए, वहाँ उन्होंने मेरा एडमिशन कराया 2nd स्टैंडर्ड में और सीबीएसई बोर्ड में, जो कि मतलब जिस फीस में थे पापा ने, लेकिन बहुत मेहनत की मुझे पढ़ाने के लिए। तो वहीं से मैंने पूरी 10th और 12th स्कूलिंग की। और मेरा जो स्कूलिंग था, अगर मैं बोलूँ तो बहुत अच्छा था। 10th में मेरा 91 परसेंटेज था। फर्स्ट टाइम बोर्ड हुआ था सीबीएसई 2018 में, और आफ्टर दैट मैंने 12th ही वहीं से किया था। 95% था मेरा 12th में। और आफ्टर दैट ड्यूरिंग लॉकडाउन की बात करूँ, उसके बाद लॉकडाउन लग गया था, तो मुझे जेई मेंस की प्रिपरेशन करनी थी। बट क्या हुआ, लॉकडाउन लग गया तो मुझे मतलब नॉलेज नहीं थी किस तरह से करना है क्या। उस टाइम पे ये ऑनलाइन का क्रेज नहीं था, मालूम नहीं था किस तरह से प्रिपरेशन की जाती है। तो और लॉकडाउन की वजह से जो पापा का काम था वो बंद हो गया था, तो उस वजह से मैं भी थोड़ा डीमोटिवेट हुआ और काफ़ी चीज़ें कुछ समझ में नहीं आई। तो अब मुझे पढ़ना था। अब वहाँ का जो सिनेरियो था उस टाइम पे, मेरी लोकेलिटी में भी काफ़ी केसेस निकल रहे थे, तो मैं थोड़ा सा डर गया था क्या सीन है, कैसा रहेगा कोविड का। तो मेरी मम्मी की जो बड़ी बहन है, मेरी मौसी, सी इज़ माई मदर, मेरी मम्मी की भी हैं कहने का मतलब। हाँ, उस तरह से मतलब प्यार करती हैं कि मैं बता नहीं सकता। वो उनका जो लड़का है उससे ज़्यादा मुझे चाहती हैं, इस तरह से कहूँगा। तो वही थी जो मुझे मतलब उस टाइम पे मेरी मम्मी पापा के लिए फेवर में, मतलब उन्होंने कहा था कोई दिक्कत नहीं है। मतलब वो भी फाइनेंशियली वीक थी, फिर भी उन्होंने मुझे कहा, दादरी खटीरा है वहाँ पर, उन्होंने मुझे बुलाया कि कोई दिक्कत नहीं, वो यहीं आके पढ़ लेगा। तो मैंने 6 मंथ वहाँ पे पढ़ाई की थी। अच्छा, मौसी जी के यहाँ पे? हाँ, जेई मेंस प्रिपरेशन के लिए सेल्फ ही की थी। बट मैं ये चीज़ ज़रूर कहूँगा कि मैं सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ता था। उसमें क्या है, तीनों सब्जेक्ट्स आते थे। बट मैंने जेई मेंस में क्वालीफाई किया था जेई मेंस, बट एडवांस के लिए प्रिपेयर नहीं था, क्योंकि एडवांस के लिए तो आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। वो गाइडेंस भी नहीं था किस तरह से क्या पढ़ना है। तो करने के बाद मुझे और क्या हुआ, मतलब बाय लक मैं कहूँगा, फेवर नहीं किया, मेरी जोसा की काउंसलिंग भी नहीं हो पाई, उसकी भी डेट निकल गई। उस टाइम पे फिर क्या हुआ, ट्रिपल एमयूटी है मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखपुर से, वो अलग से कराती थी इसकी काउंसलिंग, और एक एकीयू के थ्रू भी किया गया था। तो मुझे जीएल बजाज वहाँ पे कॉलेज अलॉट हुआ था, आईटी कैटेगरी में। हाँ सर, उस और ट्रिपल एमयूटी में मुझे 3rd राउंड में सिविल इंजीनियरिंग के लिए अलॉट हुई थी ब्रांच। बट मेरा स्कोप था, मुझे पब्लिक सेक्टर में ही जाना था। मतलब मेरे पास ये था, मुझे साथ ही साथ पब्लिक सेक्टर का भी स्कोप रहे
और प्राइवेट में भी अगर कुछ हो पाए स्कोप तो मैं मतलब वो भी करता। मैं दोनों ऑप्शन देखना चाहता दो था। लड्डू हाथ में रखना हाँ, चाहते क्योंकि सीएस बैकग्राउंड से तो मेरा था नहीं, क्योंकि कंप्यूटर मुझे थ्योरेटिकल नॉलेज तो थी, प्रैक्टिकली मुझे नहीं था, हो। ओके इसके बारे में कुछ मालूम नहीं था। तो मैं सोचता था ईसीआई इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ऑफ ब्रांच लेना चाह रहा था मैं। उससे मेरे पास दोनों ऑप्शन होते, बट कुछ केसेस की वजह से मैं फी भी नहीं पे कर पाया। ओके उस टाइम पे सिनेरियो जैसे बने और मुझे गाइडेंस भी मतलब नहीं था किस तरह से क्या है। बट मैं यही कहूँगा एजुकेशन में पैसा कभी मैटर नहीं करता, आप करते जाओ। और बहुत सी ऐसी पॉलिसीज हैं, स्कॉलरशिप बेस्ड भी है, मुझे कुछ जानकारी नहीं थी। मैं ये भी कहूँगा आप मतलब थोड़ा सा डाइवर्स हूँ, देखें। मुझे नॉलेज नहीं थी, इस वजह से मैं थोड़ा डम कर गया, कहने का मतलब ये है। मैं यही कहूँगा पैसे के पीछे मतलब पैसे के चक्कर में ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मतलब कोई भी चीज़ फंबल नहीं करेगी मतलब आपका करियर रिगार्डिंग। बट मेरे को उस तरह की नॉलेज नहीं थी, तो पापा ने मुझे कहा एक बार और अटेम्प्ट दो। वो कह रहे थे कैसे भी करके अरेंज करेंगे तुम्हारे लिए। ओके उन्होंने कहा दोबारा से अटेम्प्ट दे दो जेईई मेंस का, बट मेरा मन नहीं हुआ। तो मैं उस टाइम पे पापा को देखता रहा, मतलब उस टाइम पे मुझे भी लगा कि क्या मेरे साथ ऐसा चीज़ हो सकता, मतलब मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ कि मैं बीटेक नहीं कर पाया। क्योंकि मतलब मैंने सोच रखा था कि मतलब बीटेक करनी है, लेकिन उसके लिए मुझे 1 साल लग गया सोचते मतलब इस चीज़ से उभरते हुए। तो उस वजह से मैं 1 साल बाद फिर ओवरकम किया। बीएससी मैंने परस्यू कर दी थी आफ्टर 12th ही प्राइवेटली। अभिनव प्रज्ञा महाविद्यालय है, ओके वन ऑफ द कॉलेज एफिलिएटेड टू बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, वहाँ से मैंने मतलब बीएससी की। और उसका जो एग्जाम सेंटर जाता था सबसे अच्छी जगह जो हमारे स्वामी विवेकानंद जी की धर्मभूमि है, कहा जाए बुंदेलखंड भूमि में उनका कॉलेज है बीएनवी इंटर कॉलेज, वहाँ पे जाता था सेंटर। तो वहाँ से मैंने एग्जाम दिए। उसमें भी मतलब थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन भी आया, मैं ये भी नहीं कहूँगा, लिटिल लॉट डिस्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से थोड़ा सा मेरा बीएससी में भी मेरा डिस्ट्रैक्शन कैसे है? थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होते हैं, वो फेज आता है। आई कांट तो डिस्ट्रैक्शन जो सिलेक्टेड होता है वो भी डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, बट वो थोड़े टाइम के लिए हो और उसका जो स्पैन है वो थोड़ा हो तो ही बेटर है। कंसिस्टेंटली बाद में आप आराम से मेंटेन कर सकते हो। अच्छा, ये तो जैसे आपने बीएससी तक पहुंच गए, आपने बीएससी करी, तो ये जो एसएससी वाला फेज है, एसएससी का कैसे पता लगा और एसएससी एग्जाम कैसे के उसके लिए प्रिपरेशन कैसे करना स्टार्ट की, ये थोड़ा सा बताइए। हाँ, तो क्या हुआ सर कि मैंने मेरे चाचा हैं, वो एज अ टीचर भी हैं, लोकेलिटी महेंद्र सोनी सर। उन्होंने वो मैथ्स पढ़ाते हैं, उन्होंने मुझे 10th में मैथ्स पढ़ाई है, 12th में भी बहुत उन्होंने हेल्प की है। तो जब मैंने उनको बताया कि मुझे कॉलेज अलॉट हो गया, नहीं कर पाया, तो उन्होंने कहा कोई नहीं अभी करते चलो बीएससी वगैरह। तो मैंने बीएससी कर ली। उसके बाद उन्होंने ही मुझे सजेस्ट किया कि अमन तुम क्यों ना एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन करो। मुझे कुछ मालूम नहीं था उसके बारे में, तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम थोड़ा बहुत रिसर्च करो, टीचर्स वगैरह भी देखो, कुछ भी चीज़। तो उन्होंने बताया कि मैं यहाँ तो आ नहीं सकता था, कोई कोचिंग ऑफलाइन ले नहीं सकता था, मुझे नॉलेज भी नहीं थी। तो उस टाइम पे क्रेज स्टार्ट हुआ था ऑनलाइन का, तो उन्होंने कहा कि तुम आप ऑनलाइन बैचेस लो, फाउंडेशन करो अच्छे से। तो मैं ये चीज़ भी कहूँगा जो महेंद्र सोनी सर हैं, उनका भी बहुत बड़ा रोल रहा है मुझे इस फील्ड में लाने के लिए। एसएससी सीजीएल के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। सही कैरियर गाइड अगर आपको मिल जाता है तो आपको आइडिया लग जाता है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, वो जो एनर्जी आपके अंदर भरी हुई है वो एनर्जी आपको कहाँ लगानी है। अच्छा, एसएससी सीजीएल जब पता लगा तो उसमें ऐसी कौन सी पोस्ट थी, अगर जीएसटी इंस्पेक्टर बन गए हो, यस सर, पर उस टाइम कौन सी पोस्ट जो दिमाग में रहती थी कि यार अगर ये बन गया तो लाइफ सेट है? सर ऑब्वियसली मैं अगर बताऊं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर थी। मेरा यूनिफॉर्म का कोई सिनेरियो नहीं था, क्योंकि मैं ये सोचता मेरी हाइट नहीं थी, मतलब और बोलते हैं कि उसमें फिजिकल अच्छी है तुम्हारी, हाँ फिजिकल वगैरह मतलब काफी मैंने मतलब पुलिस वगैरह का देखा है, उसमें अच्छी खासी हाइट मांगते हैं, पर्सनालिटी मांगते हैं। ये तो सिर्फ भगवान की कृपा है जिस वजह से मुझे ये पोस्ट ऑफली, और आई एम थैंकफुल टू गॉड, भगवान जी भोले बाबा का, उनकी वजह से मतलब मैंने पोस्ट, मैंने पापा से पूछा था एक्चुअली अगर बताऊं। एक्चुअली क्या हुआ, मुझे ओएस की पोस्ट अलॉट हो रही थी, मतलब मेरे मार्क्स थे 321 रॉ थे और कंप्यूटर में थे 21 मार्क्स। तो ओएस तो मुझे मिल रही थी, बट मैंने पापा से पूछा कि पापा मैं क्या कौन सी पोस्ट मतलब किस तरह से डालूं। तो पापा ने कहा कि तुम टॉप से सबसे बड़ी से डालो, मतलब जो तुम्हारी प्रेफरेंस है सबसे पहले। तो पहली मैंने प्रेफरेंस रखी एमईए, आफ्टर दैट मैंने रखी एएसओ इन रेलवेज। अच्छा, हाँ, ये मुझे बताया कि इसमें और भी अच्छी चीजें कुछ और सैलरीज बताए, तो मैंने इस वजह से इसको रखा। थर्ड में रखा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, आफ्टर दैट रखा मैंने सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, दैट इज जीएसटी इंस्पेक्टर मुझे। और बाई लाइक फोर्थ प्रेफरेंस रखी, इसका कोड भी B04 है, तो मुझे ये अलॉट हो गई। अच्छा, ये तो बात कर ली कि तुम्हारी प्रेफरेंस मतलब जॉब के रिगार्डिंग तुम्हें किस में आना था, बट क्या होता है सीजीएल की तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तो एक डाउट रहता है बच्चों के मन में, क्या स्टार्टिंग में हम स्टार्ट कैसे करें। अब आपके पास तो करियर गाइड थे महेंद्र सोनी जी, बट अगर नॉर्मली एक ऐसा बच्चा जिसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि स्टार्टिंग कैसे करनी है इस एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन की, बिल्कुल बिगिनर है, तुम भी बिगिनर थे, तुम्हें पहली बार पता लगा, तुम तो किसी और फील्ड में जा रहे थे, तुम बीटेक करना चाह रहे थे इसी से, बट वो नहीं हो पाई,
ड्यू टू फाइनेंशियल रीजंस, ठीक है। हम्म, उसके बाद तुमने बीएससी करी, मरे मन से करी बट करी, yes, ठीक sir. है। अब उसके बाद तुमने इस जॉब के अंदर आए, बट तुमने स्टडी करनी स्टार्ट करी। हाँ. वो जो स्टडी है उसमें तुम्हें कैसे कॉन्फिडेंस आया कि मुझे ऐसे स्टार्ट करनी चाहिए कि मेरा सिलेक्शन हो जाए? तो क्या स्टेप्स है? मेरे मतलब चाचा ने मुझे बताया कि कोई सही फाउंडेशन कोर्स कर लो। मैंने उसको कंप्लीट कर लिया। मैंने 2023 में स्टार्ट की प्रिपरेशन अगस्त में। वहाँ से फाउंडेशन कोर्सेज किए सारे। 24 आया 2024 आया, मेरा प्री था। मतलब मैं कॉन्फिडेंट नहीं था। तो एक्चुअली क्या है, इस ईयर में मेरे भाई मौसी का लड़का है, माय ब्रदर अजय कुमार, उसका यूपीपी कांस्टेबल में सिलेक्शन हुआ था। ओके, ठीक है, तो ही इज तो आल्सो फैमिली में सिलेक्शन है। हाँ, ही इज आल्सो द इंस्पिरेशन फॉर मी। उसने मुझे बहुत इंस्पायर किया। भले ही वो मुझसे छोटा था, लेकिन वो मेरे से ज्यादा मैच्योर था। और मैं ये भी ऐड ऑन करूंगा, मेरी बहनें भी मतलब मुझसे छोटी जरूर हैं, लेकिन वो मेरे से ज्यादा मैच्योर हैं। उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया, हेल्प की। मैं थोड़ा सा जल्दी से, छोटे भाई बहन ज्यादा समझदार होते हैं। हाँ, खासकर बहनें वो ज्यादा सपोर्टिव होती हैं, माँ की तरह प्यार करती हैं, साथ ही साथ बहुत सपोर्टिव, हर फेज में पूरा साथ देती हैं। हाँ, और मेरी जस्ट मेरे से छोटी थी अंजलि, उसने बहुत सपोर्ट किया मुझे। अब मैं ये चीज ऐड ऑन करूंगा कि फाउंडेशन करने के बाद मैंने 2024 का सीजीएल दिया। उसमें मेरा जिस दिन मेरा एग्जाम था, उसके जिस दिन मैं जा रहा था, तो मेरे भाई का ही कॉल आया था। उसने मुझसे बोला कि प्री क्वालिफाई करना है, प्री कर ले तू क्वालिफाई। अजय ने मुझसे बोला कि तुझे प्री क्वालिफाई करना है। और उससे एक हफ्ते पहले मेरे दोस्तों से बात हुई, आयुष, उसने कहा भाई प्री तो तू कर ही लेगा ना क्वालिफाई। उसको भी भरोसा था, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उसने मुझे मतलब मोटिवेट किया। मेरे भाई ने भी, उसने कहा था, अजय ने मुझसे बोला, दोनों ने बोला कि भाई प्री क्वालिफाई कर लेना, प्री कर ले, कोई दिक्कत नहीं, मीन्स का तो ठीक है। तो मैं उसी मोटो से गया। मैंने मतलब मेरे मॉक में स्कोर आते थे 2024 में 130। ओके, प्रीलिम्स के? हाँ, प्रीलिम्स के कोई 150 भी गया जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, लेकिन मेरे रॉ स्कोर 142.5 गए। ओके, उस टाइम पे मतलब मोर देन एक्सपेक्टेड था। अच्छा। हाँ, और जैसे ही मतलब स्कोर आया, तो मुझे मेरे भाई ने बोला मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे तू। जैसे आंसर की रिलीज हुई, उसने मेरे भाई ने बोला अजय ने कि तू प्रिपरेशन मेंस की स्टार्ट कर दे, हो या ना हो बट तू प्रिपेयर्ड हो जाएगा। उसने ये भी चीज बोली कि नॉलेज वेस्ट तो जाएगी नहीं, नेक्स्ट ईयर तेरे पास एक प्रेफरेंस रहेगी और थोड़ा सा तुझे एक्सपीरियंस हो जाएगा। उसने मुझसे ये बोला। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं कर लेता हूँ। और क्या हुआ, दिसंबर में एक शादी अटेंड, मैं कोई शादी वगैरह अटेंड नहीं की थी 3 महीने तक। मैंने बहुत रगड़ा। काफी बड़ा त्याग दिया तुमने। मतलब मैं अपनी लाइफ में बता रहा हूँ, मैंने हर चीज की है, हर तरह से टाइम स्पेंड किया, सब कुछ किया, बट मैंने जो स्टडी है उस पर भी टाइम दिया। थोड़ा बहुत कंसिस्टेंसी भी मेरी लूज हुई, लेकिन मैंने दिया। 10th-12th मेरा अच्छा रहा, थोड़ा ग्रेजुएशन हल्का सा कम रहा, उसमें मेरा 72% रहा, बट मार्क्स तो डिसाइड नहीं करते ना, ये भी कहूँगा। उसके बाद जब मेरा प्री रिजल्ट आया मेंस का कि मेरा क्वालिफाई हो गया, बट क्या हुआ, एक दोस्त है पविंद्र नाम का, वो लाइब्रेरी में था, उसका मतलब एक लड़का था लाइब्रेरी में, उसने मुझे कांटेक्ट दिया था उसका, उससे मेरे कांटेक्ट हो गए, उसने मींस वगैरह के साथ प्रिपरेशन की मेरे। उसने मैंने जब लिस्ट में नाम देखा तो नहीं था, मैं इमोशनल हो गया। अब क्या होता है कि हम लोग फैमिली पे हम जाके, दोस्त जो होता है उसी के पास जाके शेयर करते हैं बहुत सी जो भी सिनेरियोज होते हैं। तो मैं दोस्त के पास गया, उसके पास मैं रोने लगा, तो वो भी इमोशनल हो गया। उसने बोला कोई बात नहीं भाई, नेक्स्ट ईयर हो जाएगा। उसके बाद पविंद्र का फोन आया कि भाई जब मेरा हुआ है तो तेरा कैसे नहीं हुआ, तेरे तो मार्क्स अच्छे थे। और मेरी 6th फेलोशिप थी उस ईयर में। एक्चुअली आई थिंक 147 कुछ ऐसी कट ऑफ गई थी, मेरे रॉ थे 142.5, बट मेरी 6th फेलोशिप थी, तो मुझे 10 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन मिला, तो 150 के प्लस मार्क्स मेरे हो गए। उसने जाके चेक किया, उसने मुझे स्क्रीनशॉट भेज दिया, भाई तेरा हो गया। तो तब मुझे तब भी बिलीव नहीं हुआ। मैंने कहा भाई झूठ मत बोल। फिर मैंने जब खुद जाके चेक किया, मतलब पीडीएफ को सफल करता गया, वहाँ उसमें नाम आ गया प्री में। तो मैं उस टाइम पे इमोशनल हो गया, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ जिस तरह से। उस टाइम पे जिस तरह से मुझे फीलिंग थी कि चलो, फिर मैंने भाई को कॉल की, अजय को। उसने कहा ठीक है, तेरा प्री क्लियर है, अब मेंस में लग जा। बाकी ही चुका था मैं, आई थिंक 2-2.5 महीने हो चुके थे मेरे को। मैं अगर चीज आपको बताऊं, प्री के बाद मैंने मेंस में प्रिपरेशन की है। प्री तक तो मैंने कुछ ढंग मतलब इस तरह से कुछ पढ़ा नहीं था। मेंस में इतना रगड़ा मैंने अपनी लाइफ में नहीं पढ़ा। 2024 मेंस की बात बता रहा हूँ। एक्चुअली क्या है, मैं सुबह उठता नहीं हूँ। मेरी मम्मी, मैं जो भी चीजें उनके सामने बोल देता हूँ कि मम्मी मैं सुबह नहीं उठ पाता, मतलब मैंने बहुत कोशिश की, तो मैं नहीं उठ पाता था। तो मैंने मम्मी से बोला कि मैं नाइट में पढ़ूंगा। तो मैं लाइब्रेरी जाता था 12 बजे के समथिंग,
सीधे 9 बजे आता था लाइब्रेरी। फिर मेरी टेबल वगैरह, मेरा एक ही रूम है घर में, उसी में मेरी मम्मी ने टेबल वगैरह अलॉट कर दी थी। वहीं पे 9 बजे के बाद सीधे आता था मैं, 9 से 12 जितना होता था रिवीजन वगैरह करता था। मैं रात को मॉक लगाता था 12 से 3, क्योंकि मुझे प्रिपरेशन तो मेरा उतना प्रिपेयर नहीं था ना 2024 मेंस के लिए। मैं और मेरे भाई ने मुझसे बोला था कि मॉक लगाने मार्क्स आए या ना आए। तो जब मैंने पहला मेंस मॉक दिया था, मेरा 240 मार्क्स था। उसने कहा अगर तेरा 240 पहली मीन्स मॉक में आ गया और प्रिपेयर कर, आराम से करता जाए। कह रहा अभी तू प्रिपेयर भी नहीं है, तब भी कर रहा है तू, अगर तू और अच्छे से कर लेगा, रिवीजन करता जाएगा, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करेगा, कोई भी चीज करता जाएगा, और मॉक पे जरूर ध्यान देना। तो मैंने उसकी बात मानी। मैं पर डे मॉक 12 से दिन लगाता था और पूरी रात पढ़ता था। एनालिसिस करते थे उसका? हाँ बिल्कुल, एनालिसिस करता था। एनालिसिस करता था। एनालिसिस में बहुत सी मिस्टेक्स भी होती थी। अब जीएस का एक सेक्शन बताता हूँ, उसमें क्या होता है, हमें 4 ऑप्शन तो होते हैं, 2 तो एलिमिनेट कर लेते हैं आसानी से, बट जो 50% का जो स्कोप होता है ना, वो सबके साथ ऐसा होता है। लेकिन मैं जितने भी यंगस्टर हैं उनको भी सजेशन दूंगा कि आप अगर 2 एलिमिनेट कर लेते हैं, जो 2 ऑप्शन होते हैं उसमें थोड़ा सा आपको गैस मारना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको अटेम्प्ट भी, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी ज्यादा करने पड़ेंगे। क्योंकि इस टाइम पे जो जीएस का पहले बोलते थे कि मार्क्स नहीं आते, इस टाइम पे वही एक कहा जाए तो स्कोरिंग सब्जेक्ट हो गया है, मतलब रैंक के साथ उसमें स्कोर सब कोई करता है। तो मैं यही कहूंगा थोड़ा सा अटेम्प्ट लें ज्यादा से ज्यादा, ये मैं सजेस्ट करूंगा अपने यंगस्टर को। जितने भी अपकमिंग जो 2026 सीजीएल आ रहा है उसमें बढ़िया तरीके से आप अटेम्प्ट जरूर करें, मॉक में जरूर करें, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि मतलब मैं 4 ऑप्शन में कितने एलिमिनेट कर पा रहा हूँ, इस तरह से आपको पता चलेगा। अब मैं 2024 था, हाँ इसमें सक्सेस मिली या फिर क्या? हाँ वही मैं आ रहा हूँ। अब दिसंबर में रिजल्ट आया, अब जनवरी उसकी डेट आई थिंक फिक्स हो गई थी 18 जनवरी और 20 2 दिन में था। तो मैं करता गया ना, मेरी टाइपिंग प्रिपेयर थी। टाइपिंग मैंने प्री के तुरंत बाद स्टार्ट कर दी थी। मैंने खुद से टाइपिंग की, एक सीखी नहीं, किसी से नहीं सीखी, मैंने खुद से टाइपिंग सीखी। मैं घर पे टाइपिंग करता था। एक लोगों ने मुझसे बोला घर पे आके, मतलब मैं इस तरह से बोलना नहीं चाहिए, उन्होंने बोला कि कोई दिक्कत नहीं, सीख लो, काम आएगा दुकानों पर। अच्छा। बट मैंने वो चीज़, मतलब अब मैं बोल रहा हूँ ऑन कैमरा, मैं कहना नहीं चाहता, बट मुझे उस टाइम पे थोड़ा सा इमोशनल हो गया कि मतलब उन्होंने बोला कि नहीं कोई दिक्कत नहीं, मैं ये चाहता भी नहीं हूँ। मतलब इस तरह से मैं नेगेटिव चीज़ पहले में लेता था, लेकिन उसके बाद फिर मैंने सोचा कि पॉजिटिव ही रहूँ, वो ज़्यादा अच्छा है। तो उन्होंने मुझे बोला, मैं काफ़ी इमोशनल हुआ। मैंने किसी को आज तक रिवील नहीं की ये चीज़, आज मतलब ऑन कैमरा आपको बता रहा हूँ। तो उस टाइम पे मुझे बहुत बुरा लगा, मतलब इमोशनल हो गया काफ़ी टाइम तक, रात को रोया मैं। बट ठीक है, रात भर मतलब मेरा नाइट का शेड्यूल था, 3 बजे तक मॉक लगाता था। उसके बाद जीएस भी रिवीजन करता था, क्योंकि मेरा जीएस पोर्शन ही था। जीएस मैंने कभी पढ़ी नहीं, बीइंग अ पीसीएम स्टूडेंट, कभी ये चीज़ पढ़ी नहीं, याद नहीं किया। बस वही था, मैथ्स वगैरह अच्छा था, समझ लो रटने वाला हिसाब थोड़ा है नहीं था। समझने का ज्यादा है। लर्निंग डे अब लोग, तो फिर मुझे थोड़ा सा डर भी लगा, क्योंकि मेरा स्कोर जीएस में नहीं हो रहा था। हाँ, तो फिर मैंने मल्टीपल टाइम्स उस चीज़ को रिवीजन किया, जो भी टॉपिक था। फिर मैंने शेड्यूल बनाया, वीकली शेड्यूल अगर मैं बोलूँ, मैं 30 मिनट्स के 2 घंटे के हिसाब से इस तरह से स्लॉट बनाता था। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये 4 सेक्शन लेता था, मतलब 2 दिन के हिसाब से। हिस्ट्री को अगर मैंने मंडे को लिया है तो ट्यूसडे को भी लूंगा। तो हिस्ट्री को जो मैंने मंडे को जो टॉपिक मैंने पढ़ा है, तो ट्यूसडे को मैं उसको रिवाइज करता था। मैं ये ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ, कोई भी चीज़ मतलब मैं जो मैंने किया है वही आपको बता रहा हूँ। आपका अलग हो सकता है, आप अपने हिसाब से प्रिपेयर कीजिएगा, मैं अपनी स्टोरी बता रहा हूँ। सबका अलग-अलग तरीका हो सकता है पढ़ने का, इनका ये तरीका था जो इनके लिए वर्क किया। हाँ, तो मैं जो मंडे को करता था वो ट्यूसडे को रिवाइज करता था, उसके बाद थोड़ा सा आगे पढ़ता था। इस तरह से मैंने सिनेरियोज बनाए थे, सब्जेक्ट्स को अलॉट किया था कि मैं जो सबसे ज्यादा सब्जेक्ट था मेरा पॉलिटी अच्छा हो गया था। तो अब नो डाउट जो चीज अच्छी होती है उस पर आप ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हैं, तो मैंने पॉलिटी पे ज्यादा तवज्जो दी। और हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है कि आप स्टोरी बेस पे उसको कर सकते हैं, या फिर माइंड मैप के थ्रू बना सकते हैं कि किस तरह से उसकी सिनेरियोज होते हैं, ईयर बाय ईयर आप हाँ, इस तरह से, हाँ, पहले ये घटा फिर ये घटा, इस तरह से। हाँ, इन 2 चीजों को मैंने किया। और लेकिन थोड़ा मेरे पास टाइम कम था, तो ज्योग्राफी का मैं थोड़ा सी सेक्शन कर पाया था, इकोनॉमिक्स भी मैंने कर ली थी। रहा सेक्शन मेरा स्टैटिक का, तो मैंने स्टैटिक पोर्शन पे भी इसी तरह से मैं क्या करता था स्टैटिक में कि 4-5 टॉपिक इकट्ठे लेता था। इन द सेंस मतलब इस तरह से नहीं, जैसे टॉपिक होता है स्टैटिक में फोक डांसेस और क्लासिकल डांसेस। अब क्लासिकल डांसेस तो हमारे 8 होते हैं, तो उसमें से मैं पर डे एक क्लासिकल डांस याद करता था। ऐसे फोक डांसेस बहुत सारे होते हैं, तो पर्टिकुलर स्टेट का एक वो याद करता था, हाँ, एक्सपोनेंट्स के साथ। तो पर्टिकुलर एक क्लासिकल डांस किया, पर्टिकुलर एक स्टेट का फोक डांस किया, एक पर्टिकुलर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट,
और एक घराना, इस तरह से मैंने सिनेरियोज बनाए। ऐसे करते करते मेरा स्टैटिक अच्छा खासा हो गया ओके विथ ट्रिक्स के साथ। और मेरा जीएस पोर्शन, अब मेरा हिस्ट्री कंप्लीट हो गया था, पॉलिटी बस थोड़ा ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स में थोड़ा कम हो पाया था। जब मैं मेंस देने गया तो मैं अकेले नहीं गया था, मेरा भाई ही गया था, अजय साथ में गया था, मेरा कानपुर सेंटर गया था। मैं बहुत घबरा रहा था, हेजिटेशन बहुत हो रही थी, तो उसने कहा आराम से देना। अब मेरा पहला मीन्स था, हालांकि मैं पहले जेई मीन्स वगैरह दे चुका, लेकिन ये जो था ये थोड़ा अलग टाइप का अलग फीलिंग थी कि हाँ, जिस तरह से इस कॉम्पिटिटिव कॉर्नर में आना और इस तरह से मीन्स देना, क्योंकि मैंने पहले ही एग्जाम दिया था सीजीएल का। जब मैं एग्जाम देने गया तो मैंने जब मुझे कंप्यूटर का भी मालूम नहीं था कितने क्वेश्चंस करे जाते हैं। अच्छा। मुझे इतना था कि मतलब 18 या तो 20 नॉर्मली मॉक्स लगाते हुए हम क्या करते हैं, हम 2 घंटे पेपर देते हैं, हाँ। फिर कंप्यूटर आराम से बाद में करते हैं। आराम से बाद में करते हैं। तो मुझे ये भी पता नहीं था कितने क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। मुझे इतना पता चला था आई थिंक 20 या 21 मार्क्स चाहिए। तो मैंने 12 अटेम्प्ट किए, उसमें से मेरे 9 सही थे। फिर उसके बाद डिस्कशन तो होता ही है वहीं पे। उन लोगों ने बताया कि भाई सीपीटी पोस्ट के लिए कुछ अलग होती है। मैंने बोला मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं थी इसके लिए भी, मैं कहूँगा। उस टाइम में मैं घबरा गया, मैंने कहा यार अब मुझे पता नहीं उसमें क्वालीफाई होऊंगा नहीं होऊंगा। तो मेरे जो लास्ट ईयर मार्क्स थे रॉ 298 मार्क्स थे। ये मेरे जो मैं मॉक लगाता था मॉक से ज़्यादा मार्क्स थे। मॉक्स में मेरे 280 290 ही आते थे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में मेरा 326 हुआ। तो 2-3 क्वेश्चन से मैं रह गया, तो मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो गया। ये तुरंत जो कहानी है 2024 की है। यस सर। अगर मैं 2024 के बाद तुम्हें बदलाव देखूं कि 2024 की जो फेलियर है, जैसे तुम्हें ये भी नहीं पता था कि कंप्यूटर तुम्हारा आता है, कंप्यूटर में आपके 20 क्वेश्चन आते हैं, उस 20 क्वेश्चन में से आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, और कंप्यूटर कितना बड़ा पार्ट प्ले करता है तुमने 2025 में देख ही लिया। 2025 के अंदर आपको किसी बच्चे को जिसको हाईएस्ट पोस्ट मिलनी चाहिए थी उसका कंप्यूटर क्लियर नहीं है, तो सीपीटी नॉन सीपीटी दोनों के लिए चला गया, उसका क्लियर ही नहीं हुआ। क्योंकि एक क्वालिफाइड नंबर भी चाहिए कंप्यूटर के अंदर जॉब्स लेने के लिए। जब 2026 का फेलियर हुआ और तुम्हें पता लगा कि ये करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, तो सब्जेक्ट वाइज बताओ कि 24 के बाद क्या दिमाग में आया कि यार मैं मैथ्स ऐसे करूंगा क्योंकि 298 और 280 से तो काम चलेगा नहीं चलेगा ऑब्वियसली, क्योंकि चलो ठीक है दो नॉर्मलाइजेशन से वो 326 तक पहुंच गए। यस सर। बट नॉर्मलाइजेशन तो एक वो हो गया, पिछली बार हो गया था, इस बार इतना नहीं हुआ। यस सर। ठीक है, पिछली बार तो नॉर्मलाइजेशन 7 दे दिया था, बोनस नंबर मिल गया था। इस बार 2025 के अंदर मुझे बताओ कि सबको बताना बच्चों को कि यार मैथ्स में तुमने क्या किया, जैसे तुम्हारे नंबर बढ़े, रीजनिंग में क्या किया, इंग्लिश में क्या किया, क्योंकि तुमने जो रात में बैठ के जीके जीएस की पढ़ाई करी है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने ऐसे बाइफरकेट करके पढ़ाई करी जिससे कि तुम्हारा स्ट्रॉन्ग हो पाया स्ट्रेटेजी के। ठीक है, और शायद वो हेल्प भी करा होगा 2025 में, बहुत अच्छा हेल्प किया होगा। अब जो तुम्हारा मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश है और साथ साथ जीके जीएस में बात करेंगे, ये कैसा था 2025 के लिए, और 2025 में मेंटल स्थिति क्या होगी थी जब 2024 क्लियर नहीं हुआ था? हाँ, अब जैसे ही रिजल्ट आया, आई थिंक वो डेट थी होली के दिन थी, 12 मार्च। उस दिन जब रिजल्ट आया तो मैंने चेक किया, मेरा नहीं हुआ। कट ऑफ आई थिंक 334 गई थी। 2-3 क्वेश्चन से मैं रह गया। उस टाइम पे मैं इतना डिप्रेस हुआ, तो मेरी बहन अंजलि ने मुझे बोला कि भैया आप एक और अटेम्प्ट ट्राई करो, आपका पक्का होगा। उस दिन में बहुत सपोर्ट है, मेरी मम्मी पापा आए हुए हैं, ऑब्वियसली। फिर 2025 का फिर मैंने दोबारा प्रिपरेशन स्टार्ट की। अब क्या है कि आप जब, मैं एक चीज़ और बोलूँगा, ऐड ऑन करूँगा, पहले मैं एज अ फेलियर अपने आप को सोचता था, बट जैसे जैसे प्रिपरेशन की ऐसा मैंने फिर रियलाइज़ किया कि आई एम अ लर्नर नॉट अ लूजर। इसलिए मैंने फिर उस चीज़ को रियलाइज़ किया कि मैं सीख रहा हूँ। इट डजंट मीन कि मैं कोई पोस्ट ऑप्ट कर पाऊँ ना कर पाऊँ, मैंने कहा कुछ सीखूंगा, एटलीस्ट कम से कम सीखूंगा, मेरे एक्सपीरियंस के लिए भी काम आएगा वो चीज़ मैंने सीखी। फिर मेरी बहन ने मुझसे बोला, अंजलि ने, कि भैया आप एक और अटेम्प्ट ट्राई करिए, इस बार पक्का होगा। मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि मुझे खुद पे विश्वास नहीं था। मेरी बहनें, मेरे पापा मम्मी और जो सोसाइटी थी, दादा दादी जितने भी लोकेलिटी के थे, मेरी मौसी मौसा जी, मेरे भाई, इवन मेरा भाई मौसी का लड़का, मेरे दोस्त, वो मुझे बिलीव करते थे कि भाई ये करेगा। मतलब आपके परिवार वालों को आपको आप पे ज्यादा बिलीव था, आपसे ज्यादा। yes. ये होता है मोस्टली, माता पिता को लगता है कि मेरा बेटा चांदी हाँ, उतार के ले आएगा। ठीक है, तो वो बिलीव अगर है तो बच्चा भी थोड़ा सा आगे बढ़ पाता है कि उनको इतना बिलीव है तो मुझे भी होना चाहिए। साथ साथ तुम्हारे मौसा मौसी जी भी, ठीक है, तुम्हारी फैमिली में जो तुम्हारे कैरियर गाइड रहे हैं, मैं सोनी सर, बहुत बढ़िया। अब ये जो तुमने दोबारा से स्टार्ट किया फिर पढ़ना, थोड़ी तकलीफ हुई दोबारा से स्टार्ट करने में? यस सर, होती है ना, क्योंकि आप मींस देने के बाद अगर आप फिर से प्रिपेयर करते हैं, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैचेस, मतलब जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। रीस्टार्ट, जो 12th फेल है बोला गया है, ये रीस्टार्ट सब कोई देखता है, तो मैंने भी देखी थी नो डाउट। तो फिर मैंने दोबारा से प्रिपरेशन स्टार्ट की सेकंड मेंस के लिए।
फिर मेरे भाई ने मुझसे बोला कि तू मॉक लगा, जितना मॉक लगा सकता है लगा, क्योंकि मैं उस टाइम पे मेंटली स्टेबल नहीं था कि मैं जब पढ़ूँ क्या। अच्छा, अच्छा। काफ़ी हद तक मैंने पढ़ लिया था, हाँ, मैथ्स भी मैंने कर ली थी, वो भी मैं भी बताऊँगा किस तरह हाँ। से। तो मैं पर डे मॉक लगाता था। वो कह रहा तू अमन पढ़ या ना पढ़, लेकिन तुझे मॉक ज़रूर लगाने हैं। ये सब कुछ अजय भैया बता रहे हैं। हाँ, मेरा भाई, ठीक है। उसने मुझे बोला कि मॉक तो लगाना ही है, चाहे तू पढ़ ना पढ़। उसने मुझे बहुत इंस्पायर किया। ओके। वो ट्रेनिंग पे था, तो उसने बताता रह गया मुझे किस तरह से करना है। मॉक तो लगाना ही है, उसने मुझे बोला। तो मैं डेली मॉक लगाता था, मैं पीवाई की मॉक लगाता था, अच्छा खासा स्कोर आता था। ठीक है। कितना चलता था स्कोर? 160 170 जाता था। 160 170 प्रीलिम्स के मॉक्स में चल रहा है। हाँ, पीवाई की बेस्ड पे। ठीक है। अच्छा, इस टाइम मॉक लगा रहे थे, अब तुमने इतनी सारी बात कर दी कि भैया अभी तुम्हें वो कर रहे हैं कि बता रहे हैं कि मॉक्स लगाने हैं। ये जो मॉक्स होते हैं, सिर्फ लगा लेने चाहिए मॉक्स, या फिर इसका एनालिसिस ढंग से करना चाहिए? तुमने क्या किया? क्योंकि ऐसा नहीं है कि तुमने पहले मॉक्स नहीं लगाए थे, तुमने हाँ। पिछले साल भी मॉक्स लगाए थे, तो तुम इस बार भी मॉक्स लगा रहे हो। 90 मॉक्स लगाए मैंने, तो लगातार 3 महीने। हाँ, तो कुछ डिफरेंस फील किया कि इस बार मॉक में थोड़ा टाइट रखता हूँ, इस बार फिर और ध्यान से एनालिसिस करता हूँ, ऐसा कुछ दिमाग में आया या फिर बस ऐसे ही लगाते चले गए? हाँ, बताता हूँ। मैं प्री में मैंने जो मॉक्स लगाए, हम्म, पर डे मैंने मॉक्स लगाए, तो पीवाईक्यू में तो बहुत अच्छा स्कोर आ रहा था, 160 170। हम्म, ओके, कॉन्फिडेंस भी होने लगा, चलो भाई मार्क्स तो अच्छा आ रहा है। फिर जो मॉक जो प्रिपेयर करते हैं वो लाइव मॉक वगैरह, उससे 140 150 के समथिंग जा रहा था। ओके। और फिर उसके बाद क्या हुआ, अभी ये पैटर्न चेंज हो गया, एडीक्यूटी पैटर्न हाँ। बोला, तो उसमें भी थोड़ा सा डर लगने लगा किस तरह से पेपर आएगा, क्या रहेगा। इस बार लेकिन क्या हुआ, मैंने लास्ट ईयर सिर्फ एक ही एग्जाम दिया था, ओके। लेकिन मेरे भाई ने बोला कि इस बार सारे एग्जाम देने हैं, बट फोकस तुझे सीजीएल पे ही रखना है। उसने मुझसे ये बोला, कह रहा नो डाउट तू सीजीएल ही करेगा, मुझे पता है, लेकिन तुझे सारे एग्जाम देने हैं। तो मैंने इस बार ग्रेजुएट लेवल का भी 2024 में फॉर्म फिल कर दिया था, मुझे पता नहीं था, फॉर्म फिल भी हो गया था, लेकिन उसको डेट एक्सटेंड हो गई, उसका जून में पेपर हुआ। मैंने ग्रेजुएट लेवल का भी दिया है, उसका भी रिजल्ट आना बाकी है, एनटीपीसी का। अच्छा, अच्छा। आईबीएससीआईओ का भी दिया है, एग्जीक्यूटिव एसीआईओ। उसका इंटरव्यू दियो। हाँ, मेरे बर्थडे के दिन आया था, 7th अप्रैल। अच्छा। उस दिन 8th को सीजीएल का रिजल्ट आया। हाँ। मैंने सीएचएसएल भी दिया है, उसका 10th अप्रैल को मेंस था, वो मैंने स्किप कर दिया। ओके। इवन मैंने अपनी स्टेट का पैट भी दिया था, अच्छा। उसमें मेरा यूपी पैट। हाँ 99.67 परसेंटाइल है, 81.40 प्रिसाइज मार्क्स है मेरे। गुड, गुड, गुड। मैंने जितने भी, और एक बी ट्रिपल एस बी का यहीं दिल्ली का बोर्ड था, 2024 में मैंने फॉर्म फिल किया था, वो एग्जाम कंडक्ट नहीं हुआ था, लेकिन मेरा एनटीपीसी का मींस लगा था 13 अक्टूबर को, लेकिन 7 तारीख को उसका पेपर था, मैं वो भी देने आया था, उसमें मेरा 170 मार्क्स है बी ट्रिपल एस बी में। हर जगह हाथ पैर मारे। हाँ, मैंने इस बार मेहनत को भी हर जगह वो किया। हाँ सारी एग्जाम दिए। ठीक है, ठीक है। अभी मैं फिर से उसी क्वेश्चन पे आऊंगा। हाँ। तो क्या होता है ना कि जो बच्चा तुम्हें देख रहा है हाँ और तुमसे कुछ सीखना चाहता है, हाँ उसके मन में एक डाउट रहता है कि यार ठीक है, तुम्हारे साथ फेलियर हो गया, हाँ तुम अगली बार सेम तरीके से मैथ्स पढ़ रहे हो, सेम जगह से मैथ्स पढ़ रहे हो, या फिर खुद की गलती एक्सेप्ट करके क्या इंप्रूवमेंट लेके आते हो उस मैथ्स में, रीजनिंग में, इंग्लिश में, क्या इंप्रूवमेंट लेके आते हो जिससे कि अब नंबर है ना हाँ 300 पार जा रहे हैं? ओके, मैंने फाउंडेशन कर लिया था, सीधे मॉक लगाता था, मैंने कुछ नहीं किया। फिर इस बार मैंने रियलाइज किया कि कुछ टॉपिक ऐसे भी होते हैं कि अगर आप किसी टीचर से, मान लो आपने फाउंडेशन किया, आपका उतना अच्छा वो टॉपिक नहीं है, पर्टिकुलर टॉपिक, तो आप यूट्यूब पे अभी सर्च कर सकते हैं कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक, क्या पता किस टीचर से क्या अच्छा। टॉपिक था जो तुम्हें दिक्कत देता था? कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड एसआईसी। हाँ ये गोल्डन रूल वगैरह मुझे नहीं मालूम था, अच्छा, अच्छा, अच्छा। मैं तो ट्री मेथड से ही करता था, ठीक है। उसमें थोड़ा सा टाइम लगता रेशियो था। मेथड से। हाँ, तो इस तरह से मतलब काफी चीजें, मतलब एक पर्टिकुलर टॉपिक बता रहा हूँ फॉर एग्जांपल की बेसिस पे, तो मैं ये भी कहूँगा फाउंडेशन आप किसी एक पर्सन से करिए, एक टीचर से, ओके। कोई भी होगा पर्सन, ऐसा नहीं हो कि सिर्फ एक ही पर्सन, एक ही टीचर से पढ़ाओ, फाउंडेशन जरूर आप एक ही टीचर से करिए, बिल्कुल पूरा स्क्रैच से, पूरा सिलेबस एक जगह से पढ़ लो। एक जन से पढ़ो। ठीक है। बट कुछ टाइम का प्रैक्टिस वगैरह आपको करनी है, तो कुछ अलग से क्या होता है, किसी न किसी चीज के अंदर अच्छा कुछ ना कुछ होता है, तो वो ले लो आप, और ये टीचर्स भी करते हैं, यूट्यूब में आपको देते हैं प्रोवाइड, वो ये चाहते हैं कि आप वो चीज क्रैक करो। मैं ये भी कहूंगा फाउंडेशन किसी पर्टिकुलर टीचर से करो, मैंने कर लिया, अब मुझे लगा कि उस टॉपिक में मुझे स्ट्रॉन्ग करना है, तो देखिए किसका अच्छा बेस्ट टॉपिक है, क्या है, कितना अच्छा मुझे मिल सकता है, मैं और टाइम सेव कैसे कर सकता हूँ मैथ्स वगैरह में। तो मैंने कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स उठा लिए, सर्च किए, मैंने वीडियोस को भी 2-3 टीचरों को देखा, थोड़ा टाइम और इसमें भी इन्वेस्ट किया, प्रैक्टिस वगैरह भी मैं क्या हूँ, फिर मैंने थोड़ा बहुत पीवाई की बुक्स भी लगाई, ज्यादा नहीं लगाई, मैं ये कहूँगा, मैंने फाउंडेशन किया, थोड़ा बहुत यूट्यूब से कुछ टीचरों के पर्टिकुलर टॉपिक्स देखे किसके कितने स्ट्रॉन्ग हैं, उसको भी मैंने देखा, टॉपिक्स टीचर से किसके स्ट्रॉन्ग है, हाँ कौन कौन से हैं। मुझे लगा इवन कि मुझे ये लगा कि मतलब अगर मैं इसमें ज्यादा टाइम इन्वेस्ट हो रहा है, तो मैं कोई ऐसा टीचर से देख लूं जिसका स्ट्रॉन्ग होगा वो टॉपिक, पर्टिकुलर टॉपिक, तो उससे और जल्दी हो जाएगा, तो मैंने इस तरह से किया। तो एक जगह से ना करके तुमने
अलग अलग जगह से यूट्यूब से फ्री कंटेंट मिल जाता है, हाँ। और आजकल ये अच्छी बात भी है कि आप उसका यूज करें ढंग बिल्कुल से। बिल्कुल, तो आपने अलग अलग जगह से वो कंटेंट थोड़ा थोड़ा वो भी किया। तो फायदा हुआ इस चीज का। बिल्कुल ऑब्वियसली, ठीक है। क्योंकि मेरा सब्जेक्ट फेवरेट रहा है मैथ्स। हाँ, क्या होता है, जिस चीज को आप ज्यादा चाहते हो चाहते हो तो उस पे आप थोड़ा ज्यादा काम करो। मतलब उस बेसिस पे नहीं कह रहा हूँ, उस पे तो लोग देते हैं, लेकिन स्टडी के मामले कहूँ तो उतना तवज्जो नहीं देते। हाँ, तो उसको मैं ज्यादा मतलब मैथ्स ध्यान नहीं दे रहा था, सिर्फ मॉक ही मॉक लगाता था, हम्म, रिवीजन नहीं करता था मैं, सीधे मॉक लगाता था, ना मैं कोई फॉर्मूला रिवाइज करता था। ओके। इवन मैंने ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ी नहीं, अच्छा। ट्रिग्नोमेट्री जो मैंने 10th और 12th में पढ़ी थी, मैन सोनी सर ने पढ़ाई थी, वही मैंने की। अच्छा। मैं इवन मैंने करी नहीं, सीधे अटेम्प्ट करता था, उसमें टाइम लगता था नो डाउट, क्योंकि आप बिल्कुल प्रूफ के बेसिस पे ही नहीं होता था, हाँ, हैंड्स प्रूफ हैंड्स प्रूफ टाइप से पूरा करना पड़ता था, पूरा वैल्यू पुटिंग वगैरह मतलब मैंने इतना ज़्यादा नहीं तवज्जो दी। तो फिर इसी वजह से मैंने थोड़ा बहुत यूट्यूब पे भी थोड़ी हेल्प ले ली, और इवन फाउंडेशन से भी थोड़ा देखा। फाउंडेशन तो मैंने पूरा कर लिया, लेकिन क्या होता है उसकी लिमिट होती है 1 साल के हिसाब से, तो वो सब्सक्रिप्शन खत्म हो जाता, तो थोड़ा बहुत तो हेल्प लेनी पड़ती यूट्यूब से। अच्छा, फिर अभी रीजनिंग का क्या किया? रीजनिंग क्या किया? मतलब हाँ। सिर्फ मॉक्स लगाए, पीवाईक्यूज किए, या फिर Reasoning- इसके लिए कहीं से ढंग से पढ़ा? रीजनिंग में मेरा प्री में 50 आउट ऑफ 50 है, और मेंस में 90 आउट ऑफ 90 है। गुड यार। इसके लिए क्या रहा रीजनिंग का? देखो, ऐसा जरूरी नहीं कि रीजनिंग सबको आसान लगे। हाँ रीजनिंग में कुछ बच्चों के नंबर नहीं आते। हाँ जो 25 क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में, उसमें सिर्फ 2-3 गलत हो जाते हैं, और जो मेंस में 30 क्वेश्चन आते हैं उसमें भी 1-2 गलत हो जाता है, सिली मिस्टेक्स हो जाती है। रीजनिंग में सिर्फ सिली मिस्टेक्स से ही बच्चा मोस्टली जाता है, हाँ। जिसका सिलेक्शन हो रहा है। रीजनिंग में पीवाईक्यूज लगाया, क्या किया? रीजनिंग में मैंने सिर्फ फाउंडेशन किया था। अच्छा, हाँ। सारे टॉपिक्स कवर कर लिए, हाँ सारे, फिर बस मॉक्स लगाए। और मैं सच बताऊं तो 2x 2.5 इस तरह की स्पीड में किया। 2x स्पीड पे रीजनिंग हाँ पे देखा रीजनिंग, भाई। क्योंकि वो सब्जेक्ट ऐसा होता है कि आप डाइजेस्ट कर लो, बस टीचर अच्छे होना चाहिए, ये Good, भी good, है, good. कमांडिंग होना चाहिए, और कमेंडेबल भी थे वो टीचर, बहुत ठीक। बढ़िया टीचर थे। नहीं, कोई बात नहीं। हाँ। टीचर जो जहाँ से आप पढ़े हो, जैसे आप पढ़े हाँ। हो, मेहनत वो करता है ऑब्वियसली, बट वो मेहनत को आप निकाल के दे रहे हो कि सर मैंने हाँ। आपसे पढ़ा, बढ़िया हाँ। फुल नंबर आए। मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया। इंग्लिश, यार इंग्लिश में ऐसा है कि 135 नंबर आता है यस मेंस में, सर, और इसमें 50 नंबर प्रीलिम्स में। यस इसका सर। प्रीलिम्स तो क्वालिफाई करना होता है, हाँ बट मेंस में आपका जो 135 नंबर होते हैं ना, 135 से अगर वो 100, 105, 110 हो जाए ना, तो यार जीएस में तो नंबर कटने वाले हाँ, हैं, बिल्कुल, ऐसा लगता है बच्चों को। हाँ। जीएस में तो 75 आएंगे नहीं, नहीं आएंगे। 61, 65 चलो मैक्स आ गए। हाँ। पर यार अगर इंग्लिश में 135 बच्चा ले आए, और मैथ्स रीजनिंग में तो वहाँ पर अच्छा है ही अपना हाँ, तरीका हाँ, कि भाई बिल्कुल। वहाँ तो नंबर आ ही जाएंगे, 180 में से कम 99, 180 में 160 तक तो पहुंच ही जाएंगे। पहुंच ही जाएंगे, कि अगर खराब पेपर भी हो तो 160 तक पहुंच जाएंगे, हाँ। 150 तक। बट जो इंग्लिश है ना, ये पिछले कई बच्चों से मैंने बात करी है, इंग्लिश का ढंग से जरा बताओ बच्चों को भी और मुझे भी कि तुम्हारा क्या प्रोसीजर था इंग्लिश को करने का? क्या वहां पर भी मॉक्स पे ध्यान दिया, या वोकैब पे अलग दिया, ग्रामर पे अलग दिया, कॉम्प्रिहेंशन अलग किया तुमने, वहां क्या किया? हाँ, ये चीज़ जरूर बताऊंगा। इंग्लिश में मैंने फाउंडेशन कर लिया था, ग्रामर वगैरह मेरी कंप्लीट हो गई थी। इवन क्या होता है कि सीबीएसई बोर्ड में ग्रामर नहीं पढ़ाई जाती, ओके। हम लोगों का मतलब ये वर्ड्स वगैरह इतना अच्छा नहीं रहता, हाँ, उसमें हमारी कॉम्प्रिहेंशन वगैरह पे ज़्यादा वर्क होता है, स्पीच वगैरह इस तरह के पेपर में आते हैं। तो मुझे ज़्यादा नॉलेज थी नहीं, तो मेरी दीदी थी वो 12th में थी, वो यूपी बोर्ड से थी, जब मैं 10th में था तो मैं देखता था ये क्या है वन वर्ड वगैरह, वो मुझसे कहती थी पूछो जरा, मेरा एग्जाम है। अच्छा अच्छा तो वो 12th में थी, अबला से दीदी थी मेरी, अच्छा। तो वो पढ़ती थी वहीं, तो उनका नोट होता था, मैं उन्हीं से पूछ लेता था। 10th की बता रहा हूँ मैं ये, हाँ, तो मुझे नॉलेज तो थी नहीं, उसी से मतलब कि OWS वगैरह, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है, एक और एक मतलब इस तरह से, और ग्रामर वगैरह क्या रूल्स वगैरह डायरेक्ट मैंने मतलब इतना ज़्यादा देखा नहीं। जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की मैंने कहा ये चीज़ है इसमें, तो मुझे रियलाइज हुआ अच्छा ये है। और क्या होता है मतलब जो यूपी बोर्ड के बच्चे होते हैं उनकी ग्रामर ज़्यादा अच्छी होती है एज कम्पेयर टू सीबीएसई। चलो ऐसा मान के चलते हैं यूपी बोर्ड वालों की ग्रामर अच्छी होती है, तुम्हारी ग्रामर अच्छी थी? नहीं मेरी नहीं थी, मुझे मतलब मैंने ज़्यादा इतना मेरा राइटिंग स्किल्स पे ज़्यादा फोकस था। हाँ, इस कॉम्प्रिहेंशन पोर्शन की अगर मैं बात करूँ तो फिर मैंने फाउंडेशन कर लिया था, ग्रामर वगैरह कंप्लीट। अब वोकैब की बात आती, वोकैब कैसे करें, तो मैं बुक बताऊंगा कंप्लीट वोकैबलरी, उसके मैंने 40 सेट किए थे। उसके बाद नीतू मैम की 25 सीट्स थी, वो मैंने 1000 वर्ड्स की वोकैबलरी वो कंप्लीट कर ली कि मतलब थोड़ा बहुत उससे मैं प्रिपेयर्ड हो जाऊँ। फिर उसके बाद मुझे एक भैया ने सजेस्ट किया कि ब्लैक बुक पढ़ो अमन तुम, लाइब्रेरी में ही। उन्होंने बुक भी मुझे दे दी, कह रहे देखो जरा कैसे किया है। उन्होंने कहा बुक मत ऑर्डर करो, इसी को देखो। एक अनिल भाई है, उसने मुझे बुक दी, कह रहा भाई मैं तो पढ़ रहा हूँ और अदर बुक, तुम ब्लैक बुक पढ़ के देखो। तो फिर मैंने ब्लैक बुक में क्या किया, OWS जो होते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पहले ही पोर्शन होता है, 30 वर्ड मैंने वो याद किए पहले दिन पर डे, पहले ये किया। उसके बाद आता है इडियम्स एंड फ्रेजेस का पोर्शन,
30 वर्ड मैंने वो किए। ठीक है, उसके बाद आता ये है काम पर डे चल रहा था। पर डे, हम्म, और सिनोनिम एंटोनिम्स भी आते हैं साथ में, कलेक्टिव Yes, एक yes. साथ आता है, उसकी भी 3 वर्ड की, 30 वर्ड। सिर्फ हम्म, 3 चीजें करा था पहले शुरुआत में, okay, क्योंकि ज्यादा वर्डन ना हो। हाँ हाँ, तो मैंने इस तरह से लगातार 3 महीने किए okay, वोकैब। मैं क्या करता था, जो मैंने अभी जीएस में बताया कि एक दिन पहले का वो रिवाइज करता था, 6 दिन करने के बाद 7वें दिन फिर उसको रिवाइज करता था। okay, ये मेरा 3 महीने चला, हाँ, तो मेरा वोकैब भी ठीक ठाक हो गया। okay, उसके बाद अगर मैं कॉम्प्रिहेंशन की बात करूँ, हम्म, तो मेरा सीबीएसई बैकग्राउंड रहा है, तो थोड़ा सा प्रिविलेज मुझे मिला है, मैं ये नहीं कहूँगा। हाँ, लेकिन मैं एक चीज़ और कहूँगा, मेरी लाइब्रेरी में 2 लड़के थे, अनिल और मुजीब, हम्म, मनोज, वो यूपी बोर्ड से थे, उनका मेरे से अच्छा कॉम्प्रिहेंशन था। अच्छा, हाँ, ये भी कहूँगा। मेरा 2024 में जो मेंस में मार्क्स था इंग्लिश में 119 था, okay, 2025 में भी 119 था। अच्छा, हाँ, दोनों में सेम नंबर, सेम था, क्योंकि मैं रिवीजन नहीं कर पाया था, तो मेरे हम्म, वोकैब में ही 2 क्वेश्चन वोकैब पे गलत थे, अच्छा, एक होमोनिम्स का गलत हो गया था, हम्म। और एक कॉम्प्रिहेंशन में गलत हो गया था, मतलब टिक नहीं कर और पाया जब था। एग्जाम दिया तूने इंग्लिश का, हाँ इंग्लिश का एग्जाम देने के बाद जब हाँ तुम्हारे दोनों बार सेम नंबर आए, हाँ हाँ तो जब तुम एग्जाम हॉल से बाहर निकले या फिर जब भी तुम्हारा रिजल्ट आया, तुम्हारे आंसर की आई जब हमारी, तो आंसर की ऐसे चली गई भाई, तो तुमने उसमें नंबर देखे और तुमने देखा होगा आंसर की में कौन कौन सा क्वेश्चन गलत है, हाँ, तो तुम्हारे दिमाग में क्या है कि यार इसको और बेटर कर लेता हूँ, कौन सी चीज से तुम्हें लगा यार और थोड़ी बेटर कर लेता तो शायद ये नंबर और बढ़ जाते, ऐसा था या फिर ऑलरेडी 100% मेहनत कर ली थी बस? इंग्लिश में मैंने थोड़ी कम मेहनत की थी इस बार, क्योंकि वोकैब कर चुका था, काफ़ी प्रिपेयर्ड हो गई थी, और ग्रामर ज़्यादा पोर्शन आ नहीं रहा था, तो उसका मैंने रिवीजन थोड़ा कम किया था एज कम्पेयर टू 2024। ओके, इस वजह से मेरा इतना ही मार्क्स रह पाया, रिवीजन थोड़ा सा लिटिल मेरा रिवीजन कम हुआ था, मेरी बहन की शादी भी थी ना, अच्छा, उस हाँ, वजह से। हाँ, अच्छा एक बात बताओ कि तुम घंटे के हिसाब से पढ़ाई पढ़ाई करते थे या टारगेट के हिसाब से पढ़ाई करते थे दिन में? एक्चुअली अगर मैं बोलूँ, मतलब लोग कहते हैं मैं टारगेट बना, मैं टाइम के हिसाब से करता था, उससे मेरा टाइम मैनेजमेंट भी होता था, कि मुझे आज आधा घंटा या 45 पहले 30 मिनट्स के मैंने स्लॉट बनाए, उसके बाद 45 मिनट्स के भी स्लॉट बनाए मैंने, तो मैंने, और फिर मैं उसमें कलेक्टिव स्टडी भी करता था, कि Okay. मुझे इतना, अगर मैं 45 मिनट इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा उसको माइंड में भी रखना पड़ेगा। इसे टारगेट ही कहते हैं। हाँ आपने टारगेट बना लिया अपने 45 मिनट का, आपने 30 मिनट का टारगेट हाँ बना लिया। अब देखो इसमें दो चीज सीखने को मिलती है, एक व्यक्ति टारगेट बेस्ड स्टडी भी कर सकता है और एक व्यक्ति टाइम, आर बेस्ड के हिसाब से भी कर सकता है, और एक व्यक्ति इस चीज को ऐसे सोच सकता है कि मुझे 30 मिनट में कितना करना है, तो ये भी टारगेट और आर बेस्ड स्टडी है। हाँ, तो इस चक्कर में ना फंसे, जो तुम्हें सूट जो करता है वो जो बिल्कुल ठीक आप है। अपने अकॉर्डिंग, आप अपनी कैपेबिलिटी आप खुद जानते हैं, हाँ, आप यू नो बेटर देन अवर सेल्फ, हम लोगों से ज़्यादा आप जानते हैं, आप अपने हिसाब से मतलब प्रिपेयर करें, अपने हिसाब से स्लॉट बनाएं, आप अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से ही करें। बट मैं जो मैंने की, मैं अपने बेसिस से बता रहा हूँ, अगर आपको कुछ भी चीज़ अच्छी लगे तो आप उस चीज़ को ले सकते हैं, नो हाँ, डाउट। बिल्कुल। ये अब जैसे ही तुम्हें ऑब्वियसली पिताजी ने बोला कि जो सबसे टॉप की जॉब है उससे पहले बढ़ना हाँ। और फिर बाद में, अब जैसे ही पता लगता है किसी भी माता पिता को कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गया, एएसओ एमईए मिल गया या हाँ। जीएसटी इंस्पेक्टर मिल गया या सीजल की कोई भी पोस्ट मिल गई, ऑडिटर, क्या नाम, अकाउंटेंट, डीए, हाँ। ओएस, ठीक है, तो जैसे ही तुम्हें जीएसटी इंस्पेक्टर मिला, तो कुछ डिफरेंस है आसपास अपने अपने अराउंड जो चीजें देख रहे हो पिताजी माताजी के अंदर, तो मैंने भी देखा है आपके माता पिता के अंदर, अभी फीलिंग क्या है उनकी जब तुम घर में बैठते हो बात करते हो, तो हाँ। एक सेटिस्फेक्शन है या कहते हैं कि नहीं, मतलब और चाहिए, ये दिल मांगे मोर? हाँ, एक्चुअली क्या है, जो डिज़ायर होती है ना, वो कभी ख़त्म नहीं होती। बिल्कुल। तो मतलब आगे भी चाहते हो कि यार आप आराम से अपनी स्टडी कंटिन्यू करो और मेहनत करो और अच्छी पोस्ट पे जाओ, अब पोस्ट तो है नहीं पर और अच्छी ग्रोथ करो। इसमें ना सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि ऑब्वियसली कोरोना टाइम में तुम्हारे माता पिता के साथ फाइनेंशियल इशू आए, Yes, sir. मौसी जी के साथ भी थे बड़े, उन्होंने तुम्हें 6 महीने अपने पास रखा और पढ़ाई करवाई। ये जो रोल होता है ना माता पिता का, अब जैसे तुम्हारे थ्रू तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, पर माता पिता तो एक बिजनेस, पिताजी तो बिजनेस कर रहे थे, ठीक है, और बिजनेस डाउन भी गया अब भी गया, तो यार कभी ऐसा फील होता है कि यार मैं लायबल हूँ कि मेरी जल्दी से सिलेक्शन हो जाए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी फैमिली में, मुझे जल्दी सिलेक्शन लेना है, मेरी 2 बहनें भी हैं, हाँ। एक की शादी हो गई है और एक अभी भी है। एक्चुअली अगर मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं थोड़ा इतना ज़्यादा मतलब तवज्जो नहीं देता था। मेरे भाई, और मेरा भाई मुझे ही समझाता था अजय, कि इस तरह से फैमिली को देख, फिर मतलब मैंने भी मतलब पापा को तो हमेशा देखता था, आइडलाइज करता था, मेरे रोल मॉडल हैं वो, जिस तरह से वो एफर्ट्स करते थे, वो गिव अप नहीं करते थे। जो चीज़ बंद होने के बाद भी उन्होंने स्टार्ट की, कुछ भी नया स्टार्ट किया, तो एफर्ट देखते हो उनके कभी? हाँ, देखता किस था। एफर्ट से तुम्हें यहाँ, अब देखो अब तो तुम यहाँ आ गए हो, स्टेज पर आ गए हो, फिर हाँ अब तुम उन्हें दुनिया दिखाओगे, अब तुम उन्हें बताओगे कि ये ऐसा होता है, पापा देखो ये ऐसे, हाँ यहाँ पर ऐसा होता है, आपको पता नहीं है, आप इधर आओ, ये चीजें होती हैं, दोनों चीजें बदलेंगी तुम्हारी। मैं हमेशा कहता हूँ कि अपनी जब नौकरी लग जाती है, तो मैंने वहाँ भी बोला थोड़ी देर पहले कि लिबास बदल जाता है और आवाज बदल जाती है, जब आपका सिलेक्शन होता है आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि आपने एक चीज क्रैक कर ली है, आपको पता लग चुका है कि यार ये मैं कर सकता हूँ।
देखो दो चीजें होती है, पहली चीज तो यार ये कि जब हमने एग्जाम क्लियर नहीं किया होता तो हम डाउट में होते हैं हाँ कि जिस डायरेक्शन में जा रहा हूँ ये सही डायरेक्शन है कि नहीं है। ऑब्वियसली। और जब सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब मैं सही डायरेक्शन में जा रहा था। हाँ और दूसरी एक और चीज फील होती है कि यस मैं इस चीज के लिए बना हुआ हूँ। पहले तो सिर्फ सोचता था, अब तो मैं इस स्टेज पर हूँ। तो इस पूरी स्टोरी में एक तो माता पिता जो मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहे हैं, दूसरा मुझे फील होता है जो अजय भैया है, या आपके अजय भैया ऐसा कैरियर गाइड में होना जरूरी है जो आपको भटकाए ना और आपको सही डायरेक्शन दिखाए कि यार हाँ मुझे इस डायरेक्शन में जाना है और तू कर लेगा, तू मोक लगा। ठीक है, ठीक है, बच्चा चाहे वो जीएस इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग नहीं पढ़ रहा, तू मोक लगा। ठीक है, कहीं ना कहीं तो वो एनर्जी जा रही है। और एक आपके महेंद्र सोनी सर, बिल्कुल उन्होंने मुझे आपकी मौसी बताया। जी, जो आप इस जर्नी में ना आप अकेले नहीं हो, बहुत बहुत सारे लोग बहुत से हैं। लोगों का रोल रहा है। ठीक है, आपको हम्बल रहना सिखाती है पूरी पूरी बिल्कुल जर्नी। ऑब्वियसली। ठीक है, इस पूरी सक्सेस जो भी स्टोरी है, ऐसा कुछ बताना चाहोगे बच्चों को जो आगे तक बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहे? मैं ये बोलूँगा, आप अगर प्रिपरेशन करते हैं तो वही काम बार-बार आप करते हैं, कोई भी चीज़ तो मोनोटोनस सा फ़ील होने लगता है कि यार वही सुबह से जाओ लाइब्रेरी, वही करो पूरा टाइम। तो वही मम्मी-पापा को भी देखो, वो भी तो वही सेम चीज़ कर रहे हैं, एफर्ट्स दे रहे हैं, सेम चीज़ कर रहे हैं। तो उनसे मोटिवेशन लो, क्योंकि वो जो मोटिवेशन है ना, वो थोड़े समय के नहीं होता, उनको देखो, बिल्कुल अच्छे से मतलब उनकी बात ही मानो। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं भी थोड़ी बहुत नेगलेक्ट करता हूँ बात, लेकिन अगर कोई भी चीज़ अगर बोलें जो अच्छी है आपके लिए, वो हर चीज़ अच्छी होती है। इवन मैं ये भी कहूँगा थोड़ा बहुत तो सबके साथ होता है, नो डाउट। हाँ, अभी डिस्ट्रैक्शन, इसके बाद एक बार थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन हुई थी, बिल्कुल हुई 12th के बाद। उसके बाद उसके बाद कभी कोई डिस्ट्रैक्शन हुई? आया ना मेंस के टाइम पे, बट मैंने उस पे ध्यान नहीं दिया। 2024 मेंस की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, ठीक। फिर मैंने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। उसके बाद फिर मैंने उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, सिर्फ प्रिपरेशन पे ही फोकस किया। अच्छा, एक लास्ट चीज पूछूंगा तुमसे, और ये आप सभी लोगों के लिए जो बच्चे देख रहे हैं। एक बहुत कॉमन चीज है, शायद आप मिस करते हो। आप कितने घंटे पढ़ाई करते हो, कितने टारगेट से पढ़ाई करते हो, ये मैटर करता है, या फिर कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते हो, ये मैटर करता है? आपको मैं ये चीज़ कहूँगा, कंसिस्टेंसी बना के रखनी चाहिए नो डाउट, लेकिन कभी-कभी ऐसा आ जाता है कि कभी-कभी आप हो जाता है कि यार आज मैं पढ़ नहीं पाया। एक्सेप्शन छोड़ दीजिए, हाँ, मान लीजिए 7 दिन से 6 दिन आप कंसिस्टेंटली पढ़ेंगे, हाँ बिल्कुल तो पढ़े। क्या इससे फर्क पड़ता है? बिल्कुल इवन पड़ता है। कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। एनी सक्सेस, कोई भी आप सक्सेस स्टोरी सुनोगे, आप यहाँ पर देखेंगे जो इस बच्चे ने सीजीएल क्रैक किया है, या फिर किसी ने बैंकिंग एग्जाम क्रैक किया है, या फिर किसी ने यूपीएससी क्रैक किया है, उसकी लाइफ में एक बहुत ही कॉमन चीज रहती है, वो होती है कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी रहती है जो शायद 2024 में थोड़ी कम रही होगी, और वहाँ डिस्ट्रैक्शन भी था, और 2025 में थोड़ी सी वो इंक्रीज हो गई। अगर ऐसी सक्सेस स्टोरी आप देखना चाहते हो, जैसे कि हमारे पास पीयूष सोनी जी हैं, जीएसटी इंस्पेक्टर बन गए हैं, अब लाइफ बिल्कुल बदलने वाली है, लाइफ बिल्कुल चेंज होने वाली है। जिस परिस्थिति से ये आए हैं, ठीक है, राट से आए हैं, और अब धुआं उठाएंगे जब जीएसटी इंस्पेक्टर बन जाएंगे और वर्दी पहन कर आएंगे दोबारा से हमारे पास। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, देखो काफी कुछ सीखने को मिलता है। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, परिवार के साथ होते हैं, और इन्होंने बताया भी कि परिवार के साथ ups, और ये फाइनेंशियल जो होती है ना क्राइसिस, बच्चों को कभी कभी ना डिमोटिवेट भी करती है कि यार पिताजी के पास पैसा नहीं है, मुझे करना है, मुझे बीटेक करनी है, पर पैसा नहीं है। और ऐसा नहीं पिताजी देना नहीं चाह रहे, पिताजी कह रहे हैं नहीं भैया मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, ये इतना ले ले और तेरा हो जाएगा। और बच्चे के दिमाग में शायद कुछ बड़ी चीज चल रही हो, और ना भी चल रही हो तो आगे शायद वो करने वाला हो। ठीक है, जैसे अभी पीयूष सोनी ने करके दिखाया। पीयूष, कुछ लास्ट चीजें बताओ बच्चों को। हाँ, मैं भगवान जी को थैंक यू कहना चाहूँगा। मेरी मतलब राठ में चौपड़ेश्वर महाराज हैं, भोले बाबा, वो उनका मतलब मतलब बहुत आशीर्वाद रहा है उनका मेरे साथ। मतलब कोई भी चीज़ होती है, नहीं शेयर कर पाते तो मैं उनके पास जाके बोलता था उनसे। ठीक, तो कोई भी हेजिटेशन होती थी, पेशेंस वगैरह नहीं था ना, जल्दी से मुझे थोड़ा हर्रिडली होता था मैं। एंग्शियस हो जाता है। हाँ, थोड़ा-सा। और मैंने प्रेमानंद जी महाराज, मेरे मतलब भगवान श्री प्रेमानंद जी हैं, उनको बहुत सुना है। 2024 के टाइम पे मतलब हेजिटेट बहुत करता था, कैसे होगा, कैसे होगा? तो उनका मतलब सुनता था, और नाम जप भी थोड़ा बहुत करता था, तो उससे मुझे थोड़ा-सा पेशेंस और थोड़ा-सा काम फ़ील होता था बहुत। और अभी भी मैं थोड़ा-थोड़ा करता हूँ। मतलब मैं एनर्जी चैनलाइज हो जाती है। हाँ, ठीक है। वो पर्सन विथ नो हेटर्स मैं ऐसे कहूँगा। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो देखो आपने आज पीयूष सोनी की स्टोरी सुनी, कैसे जीएसटी इंस्पेक्टर बने, कैसे इनका फेलियर था, क्या बनना चले थे, कि इन्हें पीएसयू में जाना था, पब्लिक सेक्टर में जाना था, इन्हें दोनों लड्डू अपने हाथों में रखने थे, प्राइवेट भी और ये पीएसयू वाला भी। उसके बाद इन्होंने बीएससी करी, बीएससी में जो मन चाहे परसेंटेज थे वो नहीं ला पाए, उसके बाद इन्होंने एसएससी की तैयारी करी। और कितने सारे लोग जुड़े होते हैं एक आदमी के सपने के साथ, मतलब जीएसटी इंस्पेक्टर तो ये बने हैं, पर कितने सारे लोगों ने मेहनत की है। दीदी अंजलि हैं, ठीक है, अभिलाषा दीदी हैं, छोटी गुड़िया है, नंदिनी। माता पिता हैं, मौसी जी हैं, अजय भैया हैं, महेंद्र सोनी जी हैं जो इनकी करियर गाइड है। तो एक आदमी की वजह से, या एक यूट्यूब वीडियो की वजह से, या फिर एक किसी टीचर की वजह से कोई आदमी बड़ा नहीं बनता। बहुत सारे लोगों का एफर्ट होता है उस आदमी के
उस तक पहुंचाने का, साथ साथ उसकी मेहनत तो रहती है। ठीक है, तो अगर ऐसी वो स्टोरी आप देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कैसे कोई इंसान यहाँ से यहाँ आ जाता है, उनके काम से भी प्लस उनकी मेहनत से भी, तो जुड़े रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।